नंबर भी 2। जैसा कि चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे हैं, क्या है? राज्य एवं राष्ट्र की आय। अब राज्य तो इसमें खास करके किस राज्य की बात होगा, क्योंकि बिहार का सिलेबस है तो बिहार की बात होगी, ठीक है। एवं राष्ट्र की आय, फिर इसके साथ साथ हमें पूरे राष्ट्र की आय की भी बात करनी है। अब बिहार राज्य का आय तो समझ रहे हैं, देश का सबसे ना 2 नंबर पर, उड़ीसा के बाद। हाँ, 2009 में जो आय का आंकड़ा आया था, रिपोर्ट आया था, ये बचवाला खिलौना का रिंगटोन का ना कहे हो, उसमें उड़ीसा के बाद बिहार का नंबर पर था, 2 नंबर पर, ठीक है। सबसे खराब स्थिति किसकी थी? उड़ीसा की थी। तो चलिए लेते हैं, बढ़ते हैं। आय आखिर है क्या? आय क्या है? 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर ले, हमको तो नहीं बड़ा ही होता, छोट है। कौन इतना हंस रहा है जी? चलिए, तो आय का मतलब होता है कि हम मेहनत करते हैं, चाहे शरीर से करें या दिमाग से करें, और उसके बदले, हमारे परिश्रम के बदले, ये परिश्रम है, परिश्रम मतलब मेहनत, मतलब श्रम। वो श्रम मानसिक हो सकता है या फिर शारीरिक हो सकता है। कुल मिलाकर ध्यान समझिएगा, मोटे तौर पर हम समझा रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब मानसिक या शारीरिक श्रम करता है, तो उसके श्रम के बदले में या परिश्रम के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है वह उसकी आय है। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर मेहनत किया, अब शाम में उसको पैसा ना दे करके उसको क्या किए, 1000 का कोई मोबाइल दे दिए, वही उसका क्या है? आय है, ठीक है। अब उस मोबाइल को बेच के फिर पैसा प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? करेगा ना। लेकिन उसी को आप ऐसा चीज दे दीजिए जिसका कोई मौद्रिक मूल्य है ही नहीं। अब हम आपको बोले रहे कुछ चीजें हैं जिसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, और जिसका मौद्रिक मूल्य नहीं है वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। जैसे कि अगर हम बात बोले तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जो उत्सर्जित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? उत्सर्जित पदार्थ है। अब उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन है? उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन है? बाल, ये भी उत्सर्जित पदार्थ है, ये जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, मृत कोशिकाओं से बना हुआ। नाखून, उत्सर्जित पदार्थ। उसके बाद पसीना, उत्सर्जित पदार्थ। लेकिन वही बात करें तो इसका तो पैसा मिलता है, ये बाल जो झड़ के गिर जाए इसका बहुत पैसा मिलता है, पसीना का पैसा कौन देगा? तो अगर एक बाल लेने वाला आता है और आपको क्या करता है, ढेर सारा सोन पापड़ी दे देता है, ठीक है, उस बदले में आप उसको क्या दे देते हैं? बाल दे देते हैं। और वो मेहनत किया, दिन भर धूप में डमरू बजा रहा है, डम 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 डम, आपको खिला भी रहा है क्या चीज? सोन पापड़ी, या फिर बहुत सारे वस्तुएं भी लेकर के वे लोग घूमते हैं, उत्पादित वस्तुएं, जैसे कि कुछ डिब्बा वगैरह या गेंद वगैरह जो भी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन उसको पैसा तो नहीं मिला, पैसे के बदले में क्या मिला? बाल मिला। और चूंकि वो बाल का मौद्रिक मूल्य है, यानी कि एक निश्चित उसका रेट है कि इसको बेचने पर इतना केजी पर इतना पैसे मिल जाएंगे, रुपए मिल जाएंगे, तो मौद्रिक मूल्य इसका है, और इसलिए यह उसके आय का एक हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। वह 6 महीना बरसात के दिन में क्या करता है? 6 महीना नहीं, 3 महीना, बरसात का मौसम 3 महीना ही होता है, कोई भी मौसम 3 महीना ही होता है, याद रखिए। 12 महीने को 4 भाग में डिवाइड कीजिए, 3 चौका 12, 3 महीने का एक मौसम आता है। ठंडी 3 महीने का, आपको बरसात ऋतु 3 महीने का, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? गर्मी 3 महीने का, और बसंत 3 महीने का, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 3 महीने का। तो व्यक्ति क्या करता है कि 3 महीना काम करता है बरसात के मौसम में, किसमें? बाल खरीदने के रूप में। वह मेहनत करता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? बाल मिलता है। क्यों बरसात के मौसम में? इसलिए कर रहा है क्योंकि उस सीजन में बाल ज्यादा झड़ते हैं। करने वाले तो साल भर भी करते हैं। तो 3 महीना वो किसका कलेक्शन किया? बाल का किया। अगले महीना वो क्या करता है? अगले सीजन में वह कोई और काम करने निकल जाता है, चले कहीं बाहर चला गया कमाने, और वहां पर उसको क्या मिल रहा है? तनख्वाह मिल रही है, वेतन, पैसा मिला। फिर वहां से वो क्या करता है? गेहूं बोने के समय में आ जाता है कहां? फिर अपने घर, और खेती वगैरह करता है, ठीक है।
लोगों के खेतों में कमाता है, उसके बदले में उसको पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, जब वो गेहूं पक के तैयार हो जाता है तो गेहूं का कुछ हिस्सा उसको मिल जाता है, जैसे छठा भाग या जो भी हो, कुछ भाग इसको मिल जाता है। तो पैसा यहां भी नहीं मिला, यहां पर क्या मिला उसको? गेहूं मिले। बीच में क्या मिले थे? पैसे मिले थे। पहले क्या मिले थे? बाल मिले थे। तो इसके आय में क्या क्या शामिल होगा? गेहूं शामिल होगा या नहीं होगा? बाल होगा, पैसे होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति का आय कोई भी भौतिक या जैविक वस्तु हो सकती है। भौतिक वस्तु क्या हुआ? जैसे हमें कोई सामान मिल गया, हम आपके पास 10 सालों से काम किए, आप क्या किए? केवल 5 कट्ठा हमको लिख दिए, ये भौतिक वस्तुएं हैं। हमें मोबाइल आईफोन मिल गया साल भर के काम के बदले में, ये क्या है? भौतिक वस्तुएं हैं। मौद्रिक वस्तु हो गए, मुद्रा मिल रहा है। और जैविक वस्तुएं हो गए, जैसे हमें कोई बकरी दे दिया, गाय दे दिया गया, ये जैविक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या करता है? एक निश्चित समय तक काम करने के बदले में, या फिर उस व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक परिश्रम के बदले में जो भी उसे पारिश्रमिक मिलती है, वह उसका क्या है? आय है। तो यहां तक तो कंप्लीट, किसी को कोई कष्ट नहीं। तो चलिए इसको सीधे बढ़ाते हैं आगे की ओर और लेते हैं क्या चीज? तुम हटो तो पहले भैया, तुम भी हटो। अब सीधे आते हैं परिभाषा पर। यहां पर देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, उस व्यक्ति की वह आय कहलाता है। अब किसी व्यक्ति का आय उसके जीवन यापन के लिए और उसके जीवन स्तर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आय अच्छी है तो उसका जीवन यापन अच्छा होगा, जीवन जीने का स्तर जो है बढ़ेगा। ठीक है, अन्यथा वह संकुचित जीवन में जिएगा, यही ना होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत यहां तक? किसी को दिक्कत नहीं ना जी? आगे देखिए, अब यहां पर जैसे आप यहां पर देख सकते हैं पारिश्रमिक लगान के रूप में। ठीक है ना, अगर भूमि का पारिश्रमिक, भूमि पर कोई काम कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? लगान। अगर कोई खेत में काम कर रहे हैं तो उसको क्या मिलता है? लगान मिलता है। जैसे कि आपको हम क्या बताएं कि अगर कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है तो हो सकता है उसको पैसे ना दे करके सीधे जब फसल की कटाई हो तो उसका कुछ भाग आपको दे दिया जाएगा, ये लगान कहलाता है। लगान उसी को कहता है। ठीक है, तो भूमि का पारिश्रमिक क्या है? लगान। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, याद रखिएगा, लेकिन बिहार सरकार इतना हार्ड पूछती कहां से? और इसीलिए तो यहाँ का लड़का सब होता है सब बकलोल, इनपुट आउटपुट वाला होता है सब। नहीं समझे? इनपुट आउटपुट समझ गए ना? ना ना ना, सुबह होते होते बच्चा क्या बोलेगा? माँ से, माँ भात। माँ क्या करेगी? रात के भात खिला देगी, बउआ खा लेगा तब अगने जाएगा। समझ गए? तो ये हुआ इनपुट आउटपुट। समझ गए? प्रोसेसिंग तो उसका रात वाला अभी आउटपुट हुआ है, अब अभी वाला प्रोसेसिंग दिन भर होगा तो फिर रात को जाएगा, यानी कि उसका 2 टाइम तो तय है। ये हुआ उसका प्रोसेसिंग का तरीका। समझ गए? चलिए, श्रम, अगर वह मेहनत कर रहा है, अब श्रम तो मानसिक भी हो सकता है या शारीरिक भी हो सकता है, तो ऐसे में उसको मिलेगा मजदूरी, जिसको कहते हैं दिहाड़ी। आज मेहनत की और आज के आज अपना दिहाड़ी ले गए। और पूंजी का पारिश्रमिक, अगर वह पैसा लगाता है तो उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। याद रखिएगा, पैसा लगा रहा है। अब आप कहिएगा सर पैसा लगा रहा है तो उसको वेतन भी तो मिल सकता है ना? पैसा वाला को वेतन कहां से मिलेगा? हाँ, पैसा का अगर प्रयोग हम बिजनेस वगैरह में करते, कहां करते? बिजनेस वगैरह के रूप में, तब हमें लाभ या हानि की चिंता होती। लेकिन अगर हम सीधे धाने लगा रहे हैं, भैया हम आपको पैसा दिए 3% पर, हमको यहां पर हानि हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब जो लोग इसमें दिमाग लगा कर नहीं देंगे उनको तो हानि हो जाएगा, जो बिना कागज बनवाए न देंगे तो बाद में पता चलेगा खून खराबी होगा। पैसा दो, नहीं है अभी नहीं देंगे, दो नहीं तो तुम्हारे अब मतलब घर से हम गाय खोल के ले जाएंगे, तुमको ठोक देंगे, साला तू हमारे द्वार पर आएगा। समझ गए? तो यही सब होगा। तो पैसे देने का एक तरीका है, यह पेपर युक्त तरीका है जिसमें बिना पेपर के पैसे नहीं दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर पूंजी लगा रहा है तो उसका पारिश्रमिक क्या होगा? ब्याज होगा। सिंपल बात, सब लोग जानते हैं, सब समझते चलिए। अगर कोई व्यवस्थापक है
तो उसका पारिश्रमिक क्या होगा? वेतन। व्यवस्थापक कौन है? मैनेजर। मैनेजर को वेतन न मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई व्यवस्थापक है तो उसको मिलेगा वेतन। और अगर कोई उद्यमी है, इंडस्ट्रियल एरिया, रोजगार वगैरह किया है, तो उसको उसका जो पारिश्रमिक होगा लाभ या फिर हानि। क्योंकि भैया उद्यमी में, उद्यम में यानी कि किस में, हाँ, बिजनेस व्यापार में लाभ या हानि ही होती है। बिहार के आय के बारे में बात करें तो बिहार के आय के बारे में तो आप ना पढ़िएगा फिर भी बता सकते हैं आप कि बिहार का आय क्या रहा होगा। बिहार का आय देश का सबसे निचले स्तर पर आता है, सिवाय अगर हम उड़ीसा को छोड़ दें तो। हालांकि वर्तमान डाटा पढ़िएगा तो शायद कुछ और हो। अब इसमें एक रैगनर नर्क्स कहते हैं। ऐसे तो बिहार का आय बहुत कम है, क्योंकि बिहार क्या है, गरीब है। और ये एक बात कहते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। ये सही बात है। अब देखिए, मेरा एक बच्चा है, एक बेटा है, वो क्या करता है, एक कंपनी में जाके काम करता है, ठीक है, या एक व्यापारी के साथ रहता है। और जितना वो जो व्यापारी का दुकान था उसका सालाना इनकम 50 लाख था, लेकिन मेरा बेटा जाता है और उसके पास बुद्धि अच्छा है, अपने कुशल बुद्धि का परिचय देता है, और अब उसका साल का इनकम कितना हो जाता है, 50 लाख से 1 करोड़। मतलब सोचिए कि वो दिमाग तो अच्छा लगा रहा है, लेकिन उसके पास धन नहीं है कि वो अपना एक व्यापार खड़ा कर सके। तो उसके पास सब कुछ है सिवाय आर्थिक स्थिति के, सिवाय दिमाग के। दिमाग है तभी तो, ठीक है। तो उसके पास क्या है, आर्थिक स्थिति उसका कमजोर है, और इस वजह से क्या होगा, वह जिंदगी भर गरीब रहेगा। तो वह धनी हो सकता था, दिमाग तो है उसके पास। एक उद्यमी में दिमाग ही होता है, बिजनेस दिमाग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसमें लॉस होगा या बेनिफिट होगा। तो वो चीजें तो इसके पास पूरा टैलेंट भरा हुआ है। जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी को बहुत ग्रो भी करा दे रहा है, लेकिन यह खुद का कंपनी खड़ा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि गरीब है। तो इससे क्या साबित होता है कि जो गरीबी है वो गरीबी को जन्म देती है। अब जैसे सांप सांप को ही जन्म देगा, तो गरीबी किसको जन्म देगी? हाँ, निर्धन निर्धनता को जन्म देती है, और धन धन को जन्म देती है। जैसे एक व्यक्ति धनी है, मुकेश अंबानी के बेटा को क्या झेलना पड़ेगा भैया? कुछ झेलना होगा। आज वो प्राइवेट जेट में बैठ रहा है, हाँ, उसके घर में एक बच्चा जन्म लिया। खैर, बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही वो करोड़पति हो गया कि ना, अरबपति हो गया कि ना? हो गया ना। उसको करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाना नहीं ना पड़ा है। तो वही चीज है कि धन धन को जन्म देता है और गरीबी गरीबी को जन्म देती है। और इसी पर एक लाइन आया था, एक मूवी का एक डायलॉग था, हाँ, कि ये लोकतंत्र है, यहां राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहां वही राजा बनेगा जो मेहनत करेगा। ये बकवास है। मेहनत तो कंपनी में कर ही रहा है, उसके पास दिमाग भी है, लेकिन वो राजा नहीं बनेगा। लेकिन अंबानी का बेटा जन्म लेते ही राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। समझ गए? इसलिए तुम भी राजा बनो ताकि तुम्हारा बेटा राजा बन सके। समझ गए ना? अब तुम नहीं राजा बने तो तुम्हारा बेटा भी 90% चांस रहेगा क्या बनने का, भिखारी बनने का। क्योंकि आप सुनते होंगे कि अंबानी के दादाजी ये थे, ठेला खींचते थे, जो भी है। तो ऐसा कितना लोग हैं कि ठेला खींच के भैया बड़ा व्यक्ति बन जाते हैं? 1,000 ना, 1 करोड़ में 1 लोग, 1 करोड़ में 1 लोग, 100 में 1 नहीं बोलेंगे, 1 करोड़ में 1 लोग। बाकी कितना लोग है कि करोड़पति का बेटा करोड़पति हो ही जाता है? 100 में 99, एक ही होगा जो शायद नहीं बन पाए। बाकी 100 में 99 अरबपति का बेटा अरबपति होगा, तो राजा ही राजा होगा। राजा का ही बेटा क्या होगा? राजा होगा, निर्धन का नहीं होगा। उसके लिए उसको पहले धन संचय करना होगा और तभी होगा। आगे देखिए, तो ये क्या कर रहे हैं, गरीबी के कुचक्र की धारणा को बताए थे, और बिहार राज्य भी गरीबी के कुचक्र का शिकार है, जिस कारण बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी पूरे भारतवर्ष में न्यूनतम है। और ये क्या बोले थे, याद रखिएगा इनका,
इनका स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ये बोले थे कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। ये बात किसने बोला था? तो रैगनर नर्क्स ने बोला था। ठीक है, अब ये कहते हैं प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम क्या है कि बिहार गरीब है, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। बचत यानी कि हम कमाए और बचाए तो ही आगे चल के एक बड़ा व्यक्ति बनेंगे। हम क्या बोले कि आप पैसा बचाएंगे तो ही राजा बनेंगे, और हो सकता है कि आपके अगर आप बचा लिए तो आपका आने वाला बच्चा राजा बने। समझ गए? यानी कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सेव, बचत। जिसके परिवार आप 4 लाख का महीना कमाते हैं लेकिन बचत नहीं है, बचत नहीं है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति लाख रुपए का महीना कमाता है और वह क्या करता है? 90,000 खर्च कर देता है, महीना में 10,000 बचा रहा है। सेविंग उसका कितना है? 10,000। एक व्यक्ति मात्र 40,000 कमाता है, 20,000 अपने घर में खर्च करता है और 20,000 बचा लेता है। किसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? 40,000 वाले की, जो 20,000 प्रत्येक महीने में यानी कि उसके 2 गुने स्थिति से वो अपना बचत करेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो ये क्या बोले थे कि बिहार तो एक गरीब है, और इसी कारण से चूंकि गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है और इसीलिए बिहार लंबे समय से आज भी गरीब है। इसका कारण क्या है? शुरू से ही इसका गरीब होना है। ठीक है, और आगे भी गरीब होगा। क्यों? कि इसका बचत कम होगा, और जब बचत ही नहीं होगा तो फिर विनिवेश नहीं होगा। मतलब निवेश समझिए, ठीक है ना, विनियोग। निवेश ही नहीं कर पाएगा। ये विनियोग क्या है? निवेश का मतलब समझते हैं ना? निवास मतलब रहना होता है। निवेश करना मतलब कि उसमें अपना पैसा फंसाना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कर देना, लगा देना। जैसे किसी कंपनी का कुछ शेयर खरीद लिए, अब कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया करोड़ों रुपए चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब 10 रुपए का भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, शेयर मार्केट में, ठीक है, 5 रुपए का खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें दिमाग चाहिए, नहीं तो जो है वो भी जाएगा। खैर, चलिए देखते हैं। तो इसके पास क्या है भैया? बचत कम है बिहार के पास, और इस कारण से पूंजी निर्माण दर भी कम होगा। पूंजी का निर्माण वह बचत नहीं कर पाएगा, और कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः क्या हो जाएगी? निम्न स्तर पर कायम रहेगी। फिर से कायम रहेगी, नीचे ही, बढ़ काय नहीं रहा है, क्योंकि ये गरीब है, गरीब राज्य है, और गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अब गरीब राज्य होने के कारण इसके आय का अधिकांश हिस्सा जीवन के जरूरतों को पूरा करने में लग जाता है। फिर इसके पास बचत नहीं हो पाता है, और बचत नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो आगे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, यानी कि विनियोग नहीं कर पाएगा, निवेश नहीं कर पाएगा, और जिस वजह से फिर से उसका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? कम ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो यही बोलते हैं कि सामान्यतः हम यह जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इसी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया था। अब चक्र का मतलब जानते हैं ना? जैसे चक्र से क्या समझते हैं आप लोग? कृषि चक्र नाम सुने होइएगा, कृषि चक्र सुने हैं कि नहीं? एक ही खेती में, एक ही समय में, एक निश्चित समय के अंतर्गत अलग अलग फसलों को लगाना क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। अब चक्र का मतलब क्या होता है? रिसाइकल। जहां से चला वहीं पर आ गया, जहां से चला वहीं पर आ गया। जैसे आप जल को ही लीजिए, जल समुद्र से उड़ के कहां जाती है? ऊपर। ऊपर क्या बनती है? बादल। और बादल फिर क्या होता है? मौसम के अनुसार फिर वो पानी कहां जाती है? नीचे जमीन पर, और जमीन से फिर बहते हुए नदी में, नदी बहते हुए कहां? समुद्र में। तो कहां से चला था? समुद्र से, फिर कहां आ गई? समुद्र में। तो इसको चक्र कहते हैं, रिसाइकल। ठीक है, एक साइकिल पूरा किया। तो कुल मिला के चूंकि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, इसलिए ये एक चक्र है। तो इसको सुचक्र नहीं, कुचक्र कहा जाएगा, खराब चक्र। अब गरीबी से चले और गरीबी पर आ गए, तो ये चक्र को अच्छा मानिए क्या आप लोग? समझ गए ना? तो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, और यह सबसे बड़ी कुचक्र है बिहार के लिए। किसी को दिक्कत? हाँ हाँ हाँ,
कहाँ गया? जिसका सार यह है, सार मतलब संक्षिप्त रूप में अगर कहानी समझे, सार का मतलब क्या होता है? कहानी। अब वो कहानी विस्तार वाली नहीं, शॉर्टकट समरी यह है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी है और गरीबी के कारण उनकी आय कम है, आय कम है तो अशिक्षा होगा और अशिक्षा अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश भी अधिक होगी। अब लोग तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो क्या कहेगा? नन्ना मुन्ना ज्यादा चाहिए। उसको लग रहा है कि कमाएगा, 5 को बच्चा होगा, 10-10 हजार कमाएगा तो 50 हजार कमाएगा मेरा, ठीक है? तो उसका वही चीज है, वो ये नहीं सोचता है कि इस पर कितना खर्च करना होगा। फलता उनकी अगली पीढ़ी भी अधिक गरीब होगी। अब उनकी अगली पीढ़ी इससे भी ज्यादा गरीब होगी। किसी को दिक्कत? चलिए, तो जनसंख्या समझ लेना, बिहार का बढ़ता जनसंख्या गरीबी को और गरीब बना देता है। यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी चीज है। आगे देखिएगा, यहां पर है उच्चतम प्रति व्यक्ति आय और निम्न प्रति व्यक्ति आय। प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना है? उच्चतम किसका है? गोवा का। और न्यूनतम किसका रखा गया है? समझ गए ना? अभी काहे होता है? तो देखिए, ये अधिक विनियोग करता है। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, ये ज्यादा निवेश करता है। इसके पास बचते नहीं है तो कहां से निवेश करेगा? देखिए कैसे अधिक विनियोग कर ले रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ऊंची पूंजी निर्माण दर, पूंजी का निर्माण ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बचत कर पा रहा है। पूंजी इसके पास हो रहा है ज्यादा ना, ज्यादा निर्माण हो रहा है पूंजी का, और इस कारण से इसका प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है और इस कारण से ये बचत ज्यादा करेगा, और बचत ज्यादा करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेगा, पैसा अपना ज्यादा लगाएगा, ज्यादा पैसा लगाएगा तो फिर कुछ पूंजी का निर्माण होगा, फिर इसका प्रति व्यक्ति अब और बढ़ गया, बढ़ा तो फिर अधिक बचत हुआ, फिर उसको क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट कर देगा, कहीं ना कहीं लगा देगा, जहां भी लगाए, स्कूल में लगाए, कहीं भी लगाए, जरूरी नहीं कि उस शेयर खरीदेगा, कहीं भी लगाए, उस पैसे को लगा दिया, अब फिर उससे क्या हुआ? और कमा लिया बेनिफिट, तो फिर उसका क्या हो गया? पूंजी निर्माण ज्यादा हो गया, पूंजी निर्माण हुआ, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा तो आय बढ़ा तो फिर उसमें से अब ज्यादा आपके ऊपर बचा लेगा, फिर जो बचा ज्यादा उसको फिर लगा देगा, आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा लगा देगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा। समझ में आया? जबकि निम्न में क्या होता है? जैसे बिहार को लीजिए, निम्न विनियोग, सबसे पहले तो ये गरीब है इसलिए इसका प्रति व्यक्ति आय कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है तो बचत भी कम होगा, अब बचत कम होगा तो विनियोग भी कम होगा, अब विनियोग कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा, तो फिर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये गरीब गरीब जो है धीरे धीरे और गरीब होते जाएगा और धनी बढ़ते जाएगा। आज देखिए ना, अंबानी अडानी कैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार पहले से भी खराब स्थिति में धीरे धीरे जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बाकी की बात छोड़िए, मेरे एक रिलेटिव है, वो क्या किए कि पहले दूसरे जगह काम करते थे और उनके पास एक कॉल आया कि तमिलनाडु में जो श्रमिक है वो कम हो गए हैं। अभी इधर हुआ था ना मामला, तो बहुत सारे लोग भाग आए थे तमिलनाडु से कि बिहारी वाला को मारा जा रहा है, मारा, ये सब हुआ था ना। तो वहां पर डिमांड का है, कंपनी वाला सब डिमांड किया है कि हमको कौन चाहिए? मजदूर। अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आता है, वो आते हैं यहां से 10-12 को मजदूर को लेके निकल जाते हैं। क्या होगा? कंपनी उनको देगी 13,000 14,000 जितना भी दे, और 1,000 किसको दे देगी? जो लेके गया है। तो कुल मिला के जब देश में कहीं भी अगर श्रमिक की कमी होती है तो होता है जो बिहार से उठा लिया, बिहार में बैठल है समझ रहे हैं? और हमारे नीतीश जी क्या कहते हैं? हम भारत के लोगों को रोजगार देंगे। समझ गए? कहते हैं कि ना हम बिहार के लोगों को रोजगार देने लगे तो फिर भारत के बाकी राज्यों को मजदूर कौन देगा? अरे हम आपकी चिंता करते हैं फैक्ट्री वालों की, आपकी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर हम बिहार वालों को यहाँ काम दे दिए तो, इसलिए चिंता मत करो। फैक्ट्री वाला नीतीश कुमार को देता है? देता ही होगा, इसमें पूछने वाला बात है, डेफिनेटली मिलता होगा। 28 राज्य में कम से कम कितना फैक्ट्री होगा बड़ा बड़ा? समझ गए? खैर कुल मिला के आगे देखिए,
हाँ, अब सबसे ज्यादा किसका प्रति व्यक्ति आया था? गोवा का। लेकिन अगर उसमें 7 गो केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर दे तो किसका हो जाता है? चंडीगढ़ का। किसका हो जाता है? चंडीगढ़ का हो जाता है। अब यहां पर एक चीज याद रखिए, देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या करता है? देश के आय के मानक को निर्धारित करता है। आय जो हुआ उसके मानक को ये तय करता है कितना आय आया देश का। ठीक है, तो ये कौन करता है? डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? लेखा जोखा रखा जाता है। आगे चल के एक राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम डिपार्टमेंट में इस अक्षर का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग जरूर होगा, ध्यान से रखिएगा। ये कभी भी डाटा को रखने का काम करता है। देखिए आगे 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे, क्या थी? स्टैटिस्टिक्स। क्या थी? गजब। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 का। सांख्यिकी पढ़े हैं? सांख्यिकी ना पढ़े 9th में? जियो शेर लो, गजब। सांख्यिकी अगर हिंदी होता, सांख्यिकी का मतलब ही होता है संख्या के अंकों का निर्धारण करना, उसका पूरा डाटा को रखना, तो नाम से ही स्पष्ट है। अब क्या है? 2006 से 7 में, 2006 से 7 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 70,361 रुपए। ठीक है, और केवल ये क्या है? अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर दें तो, ठीक है, बाकी केवल 28 राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश है ना भारत में, तो सबको शामिल करे तब हो रहा है चंडीगढ़ सबसे आगे। उसको हटा दे तो कौन आएगा? गोवा आएगा 28 राज्यों में। ठीक है ना, और इसका कितना प्रति व्यक्ति आया था? 54,850 रुपए। आप देखिए यहां पर निदेशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार 2008 से 9 में भारत का प्रति व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति आय कितना था? यानी कि भारत का लगभग प्रत्येक व्यक्ति 25,494 रुपए कमाता था। ये वार्षिक है, एक दिन का नहीं या एक महीना का नहीं, जी साल का हुआ है। जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सन 2005 से 6 में, यानी कि फिर एक साल में कितना? 6610 रुपए है। यानी कि बिहार के लोग साल में कितना कमाते थे? 6,610 रुपया। ये बिहार का प्रति व्यक्ति आया था। बिहार के कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना का। सिंपल बात है भैया, वहां के लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उद्योग वगैरह वहां पर चलाते हैं, लघु कुटीर, तो उनका तो प्रति व्यक्ति आय सुधरेगा। एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय किसका होगा? शिवहर का। नाम तो जानते हैं, फेमस है भैया क्रिमिनल के लिए। तो यहाँ का लड़का से पढ़ता लिखता नहीं है, खाली क्या करता है? खाली लफुआई करता है, मैंने समझिए रहे हैं। इस बार हरियाणा ने पंजाब को क्या कर दिया है? पीछे कर दिया है। पंजाब कृषि के कारण बहुत आगे रहता था, लेकिन हरियाणा अब उसको भी पीछे कर दिया। खैर जो भी हो, 2008 से 9 में बिहार में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, यानी कि सीएसओ के अनुसार 11.0% राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी, मतलब बढ़ा हुआ था। तो ये माना जा रहा है कि चलो गरीब तो है ही, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर रहते हैं राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय में, निश्चित वर्ष में, राष्ट्र के अंतर्गत, साल भर का ही ले लीजिए, तो एक वर्ष में या फिर एक निश्चित समय में, वर्ष में, राष्ट्र के अंतर्गत उत्पादित, चाहे वो वस्तु का उत्पादन हुआ हो या सेवा का उत्पादन हुआ हो, उत्पादन दो का ही होता है, या तो वस्तु का हो जाए या फिर सेवा का हो जाए। तो एक निश्चित वर्ष के अंतर्गत पूरे भारत भर में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, अब उसको मौद्रिक मूल्य मिले तब ना पता चलेगा कितना आय हुआ देश का।
अब जैसे जरूरी थोड़ी नहीं कि सबको क्या मिले, पैसा ही मिले। आप लोग क्या देखे सबसे पहले, भूमि का पारिश्रमिक क्या था, लगान के रूप में मिलता है। अगर कोई व्यक्ति व्यवस्थापक है तो उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, ब्याज होता है कि नहीं होता है। उद्योग का पारिश्रमिक क्या होता है, लाभ या हानि होता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें मिल रही है। कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, कोई सेवा का उत्पादन कर रहा है, समझ गए। अब लगान जो है वो कब मिलेगा, एक निश्चित समय के बाद फसल तैयार हो जाए तब ना, ठीक है। तो ये ऐसा चीज है कि रोज रोज नहीं मिलता है, और इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि देश में एक निश्चित वर्ष में उस देश के अंतर्गत जितना भी वस्तु का उत्पादन या फिर सेवा का उत्पादन होता है उसका एक मौद्रिक मूल्य तय किया जाता है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य के योग को, पूरा मौद्रिक मूल्य को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। उद्देश्य का क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। क्या हो गया, राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी को दिक्कत, राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कितना कुल मात्रा आय हुआ, चाहे वस्तु से आया या फिर सेवा से आया, उन सबको जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय मिल जाता है। बाकी सब देख लीजिएगा, केवल एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीजों को, ठीक है ना। आगे देखिएगा, जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह से प्रक्षेत्र, प्रक्षेत्र मतलब क्षेत्र होता है, ठीक है ना। पूरा लग गया तो उसको एक अलग चीज मत मान लीजिए। प्रक्षेत्र का निर्माण होता है, प्रक्षेत्रों के समूह से राज्य एवं राज्यों के समूह से देश का निर्माण होता है। उसी प्रकार श्रम एवं पूंजी के सहयोग से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो भौतिक, भौतिक कौन है, जिसको मूल्य के रूप में हम आंक सके, लेकिन सेवा को नहीं आंक सकते हैं। सेवा को आंक सकते हैं। कोई व्यक्ति, चलिए 1 किलो आटा का दाम आप माप सकते हैं, हम दे तो हमको उतना ही रुपया मिलेगा 1 किलो आटा के लिए, और हमारा पड़ोसी दे तो उतना ही मिलेगा। लेकिन सेवा, सेवा क्या है, चलिए हम एक डॉक्टर है, हमारा पड़ोसी वाला भी डॉक्टर है, हमारा फी अलग है। हम भी एक मरीज को देखते हैं तो 500 लेते हैं, बगल वाला देखता है तो 1000 लेता है। तो सेवा का मौद्रिक मूल्य निश्चित नहीं है, लेकिन भौतिक जो है, भौतिक का मतलब ये कि जिसको मूल्य के रूप में आंक सके, और अभौतिक ऐसी सेवाएं जो अदृश्य रूप में संसाधनों की वृद्धि करती है। अदृश्य है, एक डॉक्टर आके आपका हाथ पकड़ता है, चेकअप करता है और बता देता है ये बीमारी है, वो दिखाई दिया, अदृश्य है, और इसको मौद्रिक मूल्य में मापना थोड़ा कठिन होता है, समझ गए। तो भौतिक और अभौतिक समझ गए। भौतिक वह उत्पादन है जिसके मूल्य को मापा जा सकता है, और अभौतिक ऐसी सेवाएं हैं जो अदृश्य होती है परंतु संसाधन में वृद्धि करती है। करती, बिल्कुल करती है, फ्री में थोड़ी ना कोई काम करेगा वो। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, एक नर्स है, कौन है, नर्स है। अगर वह नर्स स्वयं सेविका है और बिना किसी वेतन के मुफ्त में सेवा दे रही है, तो क्या उसे आय की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। एक नर्स है, वो मरीज को देखते लेकिन उसके बदले में पैसे लेती है, आय की प्राप्ति होगी। तो क्या जो स्वयं सेविका थी, वॉलंटियर जो थी, उसका राष्ट्रीय आय में या फिर प्रति व्यक्ति आय में कोई योगदान होगा, राष्ट्रीय आय में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा ही नहीं ले रही है। तो इस देश में मुफ्त का काम करना राष्ट्रीय आय को कम करने के बराबर है, याद रख लीजिए। फ्री में काम नहीं कीजिए, याद रखिए। आप सोचिए, सरकार आए फ्री में आपको खिलाने लगे, फ्री में राशन पानी, फ्री में बिजली देने लगे, तो देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा या घटेगा, बहुत ज्यादा घटेगा। और घटेगा तो फिर उस देश का स्थान होगा निर्धन देशों में आएगा या फिर विकसित देशों, वृद्धि वाले देशों में आएगा। उसके लिए किसका प्रयोग होगा, वृद्धि या फिर विकास, विकास। वृद्धि में आना है तो विकसित होना होगा, विकसित होना है तो अपना राष्ट्रीय आय बढ़ाना होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ाना होगा तो आय के साधन खोजिए जहां से आय की प्राप्ति हो।
ये नहीं कि लगे आपका लेकिन आए कुछ नहीं। अब सरकार आपको फ्री में बिजली बिल दे रही है, आपका बिजली बिल सरकार भर दे रही है, जिसे अरविंद केजरीवाल भरते हैं दिल्ली वालों का। तो इससे किसको घाटा है? भारत को, वहां के लोगों को भी घाटा है। कैसे घाटा है ना समझे? सरकार जो काम करती है, रोड बनवाती है, सड़क बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको मतलब निर्माण करती है, वो सब कहां से करती है? अस्पताल, शिक्षा, ये सब कहां से करती है? आपके द्वारा लिए गए टैक्स से। तो आपके टैक्स को कहां खर्च कर दी? बिजली बिल पर, पानी बिल पर। तो मतलब ये तो तय है ना, हमारे पास 100 रुपए है, अगर हम आम खरीदेंगे तो मेवा नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना ही पैसा है कि हम दोनों में से कोई एक ही खरीद सकते हैं। तो अगर एक चीज खरीदेंगे तो दूसरा नहीं खरीद पाएंगे, और अगर दूसरा खरीदेंगे तो पहले वाला नहीं खरीद पाएंगे। तो जरूरी क्या है खरीदना? कौन जनता अपना बिल नहीं भर सकती है? आप भरिएगा तो क्यों कमाएगी? हम कहते चलिए ना, आप हमको पैसा दीजिए, हमको क्या जरूरत है पढ़ाने का, फ्री में दीजिएगा तो हम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। तो अगर सरकार जनता को मुफ्त का सामान दे रही है तो जनता निकम्मी निकलेगी। और आर्थिक आय के बारे में आप लोग पढ़िएगा, आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक विकास के बारे में क्या कहा गया है? आर्थिक विकास किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि और श्रम में वृद्धि, इन दोनों के बीच का संबंध है। जनसंख्या है, अगर श्रम नहीं कर रही है, मेहनत नहीं कर रही है, तो आर्थिक विकास। तो जिस देश की जनसंख्या को मुफ्त में दिया जा रहा है तो मेहनत कम करेगा, तो फिर आर्थिक विकास होगा। तो सरकार तो गैर गधा है, सरकार गधा नहीं है, याद रखिए, सॉरी, सरकार तो अपना भैया सीट बचा रही है, उसको तो सीट पर बने रहना है। गधा कौन है? खाने वाले लोग हैं जो मुफ्त का मलाई खा रहे हैं। समझ गए? उन्हें लगता है क्या कि हमारा बिल सरकार दे दी। कितना बिल आता है महीने का? 500। बिल कौन भर दिया? सरकार भर दी। तो हमारा 500 बच गया। नहीं तो बकलोल, सरकार क्या करेगी? पेट्रोल का दाम बढ़ा देगी। बढ़ाई तो करी, कहां से फिर पूरा करी? सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ा देगी, है ना? सुनिए, कपड़ा पर जीएसटी ज्यादा बढ़ा देगी, खाद्य वस्तु पर जीएसटी बढ़ा देगी, जिस वजह से इसका दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आपको गोटा दिखाई दे रहा है कि हमारा 500 बच गया, लेकिन आप साल में कपड़ा खरीदते हैं, साल में आप राशन का सामान खरीदते हैं, साल में आप गाड़ी खरीदते हैं, साल में उसका सर्विसिंग कराते हैं, मोबिल वोबिल डलवाते हैं, करवा रहे हैं ना? ठीक है, आप पर डे पेट्रोल भरवा रहे हैं। इस हिसाब से आपका 500 बचाने के चक्कर में साल में कहीं ना कहीं 5000 आपका चला गया। अब आप सोचिए कि आप कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं फ्री का चीज खाके, और वो क्या है? गधा है। आइए मैं गधा गदहीन, गाना सुने हैं? डिस्को डांसर, वही बात है। ये गधा है, दूसरी कौन है? गदहीन है। उस देश का कभी भला नहीं हो सकता है जहां पर सरकार फ्री के खाने का आदत लगा दे। लोग को लगता है हम फ्री में दे रहे हैं, हमको फ्री मिल रहा है। बकलोल, उससे ज्यादा तुमसे क्या करेगा? ले लेगा। समझे? महंगाई बढ़ेगा तो खाना छोड़ दीजिएगा, खाइएगा। खाइएगा तो उसमें क्या हो रहा है? आपका पैसा सरकार के पास जा रहा है टैक्स के रूप में। समझ गए? कुछ बनिया के पास गया और कुछ कहा गया? सरकार के पास गया। चलिए, ओए हेलो, आगे देखिए सर। तो कुल मिला के राष्ट्रीय आय आप समझ गए, खेत खलिहान में जितना आपको फसल वसल होता है सब राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, क्योंकि उसको बेच के पैसा मिल जाता है, जिसका मौद्रिक मूल्य वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। अब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? ये कहते हैं किसी देश की श्रम एवं पूंजी उसके प्रत्येक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष, चलिए हम अपना कुछ मेहनत लगाए, श्रम क्या है? मेहनत है, और कुछ पूंजी लगाए, हाँ, एवं उसके प्राकृतिक संसाधनों पर, बिना प्राकृतिक संसाधन के कुछ बनता है? आज ये घर बना है, किससे बना है? ईंटा से बना है, सीमेंट से बना है, बालू से बना है। चलिए, ईंटा कहां से बना है? मिट्टी से। मिट्टी कौन सी संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। सीमेंट किससे बना? पत्थर को तोड़ के, पीस के। हाँ, पत्थर क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो दुनिया में जो कुछ भी बनता है ना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से होता है।
तो इन तीनों का प्रयोग करने से, किससे? अपना श्रम, पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, इनका प्रयोग करने से प्रति वर्ष जो भी हमें या तो भौतिक मिले या फिर अभौतिक मिले, इन वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, हाँ मैंने शुद्ध जो आय प्राप्त होता है, वही क्या है? राष्ट्रीय आय है। ये कौन कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं। अब यहां पर है प्रोफेसर पीगू, पीग मैंने सुअर मत समझ लीजिएगा। इन्होंने राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित प्रकार से क्या किया है? परिभाषित किया है। ये कहते हैं राष्ट्रीय लाभांश। अब राष्ट्रीय आय की जगह पर ये क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं, क्योंकि जो लाभ होता है वही ना आय कहलाता है। हम 50,000 का इन्वेस्टमेंट किए, हमको 40,000 आ गया, तो कहेंगे 40,000 रुपए हम कमाए, हम तो 2,000 घाटा में गए। तो जो लाभ का जो अंश होगा, जो हिस्सा होगा, वही राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय लाभांश की समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होता है। अब मेरा बेटा विदेश में कमाता है, वहां से पैसा डालता है, तो क्या राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में है और वो जो कमा रही है, तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। हाँ, उस फैक्ट्री में हमारे यहाँ के मजदूर काम करेंगे, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। उस फैक्ट्री से सरकार टैक्स लेगी, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। लेकिन उस फैक्ट्री का जो मालिक कमाएगा ना, चूंकि मालिक तो विदेशी है, तो जिस देश का है उसका राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनेगा वो। बाकी सब हमारे देश का बनेगा। किसी को दिक्कत? ये मत सोचिए कि भैया तब तो विदेशों को अपने देश में काम करने देना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। क्योंकि अगर वो हमारे देश में काम नहीं कर रहे हैं तो हमें रोजगार भी तो नहीं मिल रहा है। और वो आए तो क्या हुआ? वो अपना संसाधन लगाए, अपना स्किल लेके आए, हमारे यहाँ के लोगों को काम दिए। ठीक है। और नहीं आता तो क्या होता? हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। दूसरा चीज क्या होता? मान लीजिए कि आईफोन वाला कंपनी विदेश से अगर भारत में आ रहा है तो टैक्स उस पर दो जगह का लगेगा, तो महंगा मिलेगा। और वही आईफोन कंपनी भारत में आकर बनाए तो एक तो भारत के लोगों को रोजगार दे देगी, दूसरे सरकार को टैक्स देगी, और तीसरा भारत में बनने के कारण उसको दूसरे देश वालों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो बस एक टैक्स देगी, भारत सरकार को देगी। और इसलिए जो आईफोन विदेश से मंगाने पर अगर 60,000 में पड़ते तो यहाँ पक्का 40,000 में मिलेगा अगर यहाँ बनने लगे तो आईफोन का निर्माण अब भारत में हो रहा है, मालूम है ना? हाँ, भारत में हो रहा है। हाँ, 2 महीना हुआ होगा, ज्यादा दिन अभी नहीं हुआ। ठीक है, 2 महीना से भारत में उसको स्थापित कर दिया गया है। समझ गए? कंपनी को भी लाभ है, क्योंकि कंपनी को 2 जगह टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब एक ही जगह देना पड़ेगा। एक और चीज समझिए, कंपनी को और क्या बेनिफिट है? कंपनी 2 जगह टैक्स देगा तो सिंपल बात है कि भैया ज्यादा दाम में बेची, अन्यथा उसको बेनिफिट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है एप्पल, और उसको टक्कर देने के लिए रेडमी भी क्या किया, ठीक उसी का टक्कर का मोबाइल बनाया, और वो कहां बना रहा है? भारत में। तो भारत में बना रहा है तो कम कीमत पर बेच देगा, जबकि उसको ज्यादा कीमत पर बेचना होगा, और इसलिए उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। इसीलिए कोई भी कंपनी अलग अलग देशों में जहां देखती है कि भैया हमारा डिमांड ज्यादा हो रहा है, वहां पर खपत ज्यादा है, और देखती है कि भविष्य में कहीं कोई दूसरा कंपनी आके हमारे मार्केट को डाउन ना कर दे, कम दाम में सेम क्वालिटी देके, तो इससे पहले वो क्या करती है? अपना कंपनी वहां पर ले जाके स्थापित कर देती है। समझ में आया? अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने से आप अपने देश के आर्थिक विकास के बारे में सही समझ रख पाएंगे। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है प्रोफेसर फिशर। फिश माने मछली, अब फिशर माने मलाह कहा जाता है। अभी मलाह नहीं थे ये मत समझिएगा, इनका नाम तो विदेशी व्यक्ति है। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए कहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जो उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया गया है। ठीक है, और तीसा के यहीं पर एक केन्स आते हैं। कौन आते हैं? केन्स। और तीसा में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, तो इसके लिए, खैर इससे पहले इसको देख ले। सांख्यिकीय विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय मतलब सेंट्रल, सी सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल यानी कि एस, संगठन और ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, सीएसओ, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल
ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करती है? अब समझ गए, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन कर रहा है? फिर सांख्यिकीय आया, ठीक है। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO इसका सहायता करती है। क्या करती है? तो ये चीज देख लीजिएगा। अब जो तीस्ता में, कहां पर, सॉरी तीस्ता बोल रहे हैं, तीस्ता तो नदी है, तीसा में क्या हुआ था? जो आर्थिक मंदी हुआ था उसके रूप में ये एक फॉर्मूला दिए थे, y बराबर C+I। y क्या है? राष्ट्रीय आय है, c क्या है? उपभोग का व्यय है, और i क्या है? तो विनिवेश है यानी कि इन्वेस्टमेंट है। किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं आ सकता है। राष्ट्रीय आय की धारणा, राष्ट्रीय आय को कैसे कैसे हम, उसके प्रति जो धारणा है 3 प्रकार की है। सकल घरेलू उत्पाद, कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ये तीनों चीज को पहले समझ लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद, एक देश में वर्ष भर में कितना वस्तु या फिर सेवाओं का उत्पादन हुआ। साल भर में टोटल का हम योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं। कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी योग ही है, लेकिन ये क्या कहता है? विदेशी का पैसा हटा दो और विदेश से जो भारत में पैसा आता है उसको क्या करना। अगर हमारे देश से दूसरे देश में पैसा जा रहा है तो वो हमारे राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के कंपनी चाहे कोई अगर व्यक्ति विदेश से अगर कमा रहा है और वहां से जो पैसा ला रहा है वो हमारे देश के राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। दोनों में अंतर है, दोनों एक ही चीज है। ये सकल घरेलू, सकल का मतलब पूरा, कुल, ये भी कुल घरेलू उत्पाद है और ये भी सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अब घरेलू उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पादन कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। बस अंतर यही है कि ये किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। ये भी मौद्रिक मूल्य का योग है, लेकिन ये क्या करता है? जो विदेश पैसा जा रहा है उसको घटा लेता है और जो विदेश से पैसा आ रहा है उसको क्या कर लेता है? जोड़ देता है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में ये क्या करता है कि हम साल भर में जो कमाए उसमें से जो हमारा खर्चा था उसको हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। मान लीजिए कि हम 40,000 रुपए लगाए और उसके बदले में हमको 1 लाख रुपए का इनकम हुआ, तो मतलब हमारा आय क्या होगा? 40,000 अपन लगाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, जो लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, तो हमारा आय कितना बचेगा? 60,000 बच जाएगा। तो तीनों में डिफरेंस यही है। ये कहता है कुल को जोड़ दीजिए, ये कहता है कि नहीं विदेशी वाला को छाट दीजिए और विदेश से आने वाले को जोड़ दीजिए, और ये कहता है चलिए अपना खर्चा भी घटाइए उसमें से। ये क्या कहता है कि आपने जो खर्च किया उसको घटाइए, या फिर जो लगाए थे आप उसमें इन्वेस्टमेंट जो किए थे उसको घटाइए, तब ना पता चलेगा आपका आय कितना हुआ, ठीक है। किसी को दिक्कत? तो ये तीनों समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद समझ गए हैं? समझ गए हैं ना जी। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि में, अब 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, जितना भी साल का हो, खास करके 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य में ले जाना है उसको, बिना मूल्य का कैसे पता चलेगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद तो समझ गए, इसको जीडीपी कहते हैं, ठीक है। और कुल या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन है, ये जीएनपी होता है, ठीक है। और यहां पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है, इसको एनएनपी कहते हैं, ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। किसी को दिक्कत हो? तीनों के बारे में आप समझ गए हैं। हाँ, ये व्यय को घटा देता है और उसके बाद जो बचता है उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहता है। किसी को दिक्कत? और वो क्या करता है? कहता है विदेश में जो आ रहा है उसको हटाइए और विदेश से जो आ रहा है उसको जोड़िए। और ऊपर वाला क्या कहता है? जीडीपी। भैया पूरा को जोड़ दीजिए। वो ना जो घटाने उठाने पर विचार नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? सबको। भारत का राष्ट्रीय आय, ऐतिहासिक परिवेश। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था, और सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी, डीबी नौरोजी, डीबीएन। कौन? डीबीएन। कब? 1868 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और ये इस बात का जिक्र कहां मिलता है? इनका एक पुस्तक होता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, मतलब अन ब्रिटिश, याद रखिएगा, ये अंग्रेज को भगाना नहीं चाहते थे। ये बोलते थे अंग्रेज भारत में ही रहे, ये अंग्रेज को खराब नहीं मानते थे। ये इंग्लैंड गए थे और वहां के संसदीय व्यवस्था को देखे थे। इंग्लैंड में सभी लोग खुश थे,
तो ये सोचे कि जो नियम आपके यहाँ है उसी संसदीय व्यवस्था को, उसी नियम को हमारे देश में लागू क्यों नहीं कर रहा है। तो यही चीज दिखाने के लिए कि आपका जो ये कंपनी है, जो लोग हमारे देश में जो अधिकार कर रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। और इसी के लिए ये एक अनुमान लगाया था किसका, राष्ट्रीय आय का, ताकि अंग्रेजों को ले जाकर दिखाए। याद रखिएगा, ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भैया चुनाव लड़े थे, वो जीते थे जी। आजकल के लोग एगो मुखिया में जीत जाता है ना अपने पंचायत के, तो अपने आप का सीनवा आएगा पीटने लगता है, हम बहुत बड़ा काम कर लिए। ये देश की बात छोड़िए, उस समय जब अंग्रेज भारत धरती को गुलाम बनाया था, उस समय ये वहां पर जाकर चुनाव जीते थे। सोचिए उस क्षेत्र का मालिक क्या बने थे। इन लोगों को सेवक कहा जाता है। संविधान के भाषा में किसी भी नेता को क्या कहा जाता है, जनता का सेवक कहा जाता है। समझ गए। तो सोचिए कि कितना बड़ा व्यक्ति होंगे। अब आप आंकड़ा लगाइए, वहां के लोगों का विश्वास जीतना, वोट पाना, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन इन लोग हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जब भी 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगी, इन लोगों की बात नहीं होती है। सीधे गांधी जी दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल। समझ गए। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। चलिए आगे देखिए। हाँ हेलो। अब क्या होता है, उस समय ये बताए थे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 20 रुपए बताए थे साल में। जी, प्रति व्यक्ति आय साल में होती है, महीना में ना होती है। इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। ठीक है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एक और थे, डॉक्टर VKRV राव। ये 1925 से 29 में, इसके बीच में भारत के राष्ट्रीय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। ये इस बीच में एक राष्ट्रीय का आंकड़ा दिए थे, इनसे पहले भी आंकड़े दिए थे, लेकिन इनका सबसे ज्यादा प्रचलित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने 1949 में, अब सरकार को भी लगा कि भैया हमारे पास भी अपना राष्ट्रीय आय पता करने के लिए कुछ तो चाहिए, और इसके लिए आजादी के 2 साल बाद 49 में प्रोफेसर PC महालनोबिस, इनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। और इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। गठन कब हो रहा है, 49 में। 2 साल बाद ये प्रथम राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं 1951 में, और इसमें 48 से 49 के लिए, उसी को 51 में दिखाया गया था, देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई थी। याद रखिए, प्रति व्यक्ति नहीं है, पूरे देश का है। पूरे देश भर में साल भर में कितना रुपए कमाया गया था भारत में, 8,650 करोड़। जी, ज्यादा थोड़ी ना है। और प्रति व्यक्ति अब आप देखिए, अभी लग रहा होगा कि ज्यादा है, 246 रुपया। भैया जहां विदेशियों सबका हजार में था, वहां पर आपका 250 नहीं हुआ है। सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने एक संगठन बनाया, और उसका नाम क्या होगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जिसका पहले अभी हम लोग जस्ट इससे पहले चर्चा किए थे, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO की स्थापना की गई थी। स्टैटिस्टिकल, याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल यह संस्था, हाँ बार बार बोलिएगा तो मुंह लटपटा जाएगा। बाकी सब बोलना आसान है, लेकिन ये वर्ड बोलना थोड़ा सा अजीब हुआ, तोड़ेगा परी। ऑर्गेनाइजेशन तो कौन बोले, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, इसको बोलिए तो मियाज मस्त हो जाएगा। आगे देखिए, खैर प्रैक्टिस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले
किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1968 में। कितना रुपया था प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपए। उसके बाद कौन आते हैं? ना ना, उनके अध्यक्षता में तो 1947 के बाद ठीक 49 में, भारत के स्वतंत्रता के बाद की ये बात है। 1925 से 29 में, 25 से 29 के बीच में सबसे फेमस रिपोर्ट किनका हुआ था? डॉक्टर VK RV राव के। ठीक है। और उसके बाद जब भारत आजाद होता है तो 47 में आजाद होता है, 49 में ये चीज देखा जाता है कि थोड़ा अपने भी देश की राष्ट्रीय आय का मालूम होना चाहिए। इसके लिए किसकी अध्यक्षता ली जाती है? प्रोफेसर PC महालनोबिस की। ठीक है। 49 में। पहला रिपोर्ट कब ये देते हैं? 51 में। और किस वर्ष का रिपोर्ट होता है वो? 48 से 49 का होता है। ठीक है। और वो कितना था? 8650 करोड़ राष्ट्रीय, जबकि प्रति व्यक्ति 246। अब ये कब प्रकाशित हो रहा है? 51 में। 54 में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए CSO की स्थापना किया गया। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है और राष्ट्रीय आय का सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। चलिए, प्रति व्यक्ति आय इससे पहले वाले ना क्लास में बहुत अच्छा है समझा दिए हैं। प्रति व्यक्ति क्या? देश में जितना आय है उसमें देश की जनसंख्या से भाग दे दीजिए, हो गया। आगे देखिए, उसको समझ में आ गया तो बोलवे करेगा बढ़िया सर। भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। विश्व का विकास रिपोर्ट, अब ये विश्व का जो विकास रिपोर्ट WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 में, इसके अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 था, जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/48वां भाग है। 1/48वां भाग। यानी अमेरिका के लोग अगर $48 कमाते हैं तो भारत के लोग $1 कमाते हैं। मतलब अमेरिका जितना भी कमाता है ना, उसको 48 भाग में बांटिए और उसका एक हिस्सा किसका है? भारत का है। यानी कि भारत से कई गुना ज्यादा। सोचिए, भारत में बिहार में आ जाएगी तब तो कोनो बातें नहीं है, क्योंकि बिहार तो सबसे नीचे है। समझ गया ना? तो देखिए, अगर आय में वृद्धि करें तो ऐसा करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि क्या बोले, आय बढ़ेगा तो ही जीवन स्तर आपका सुधरेगा। ठीक है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कायापलट के लिए बहुत सारा योजना चलाया गया, खैर सुधर भी रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सुधर रहा है, सुधर भी रहा है। आगे ये सब देख लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय आय की गणना, तो ये गणना अलग अलग तरीकों से होता है, समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है नीचे। खैर पहले यहाँ पर देखिए, अगर आपका उत्पादन बढ़ा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो व्यय भी बढ़ेगा। अब व्यय बढ़ेगा तो फिर उत्पादन भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर देखिए, इसको यहीं पर समझ लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले उत्पादन। अगर उत्पादन के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे कि कितना उत्पादन हुआ, इस बेस पर करेंगे तो कौन सा विधि कहलाएगा? उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि। याद रखिएगा, सिंपल बात है, उत्पादन तो उत्पादन विधि, इतना याद रखिए ना। अगर उत्पादन के बेस पर निकालेंगे राष्ट्रीय आय तो उत्पादन विधि, आय के आधार पर निकालेंगे तो आय विधि, और व्यय के आधार पर निकालेंगे तो व्यय विधि। इसमें कहां कोनो दिक्कत है? अगर किसी देश में कितना उत्पादन हुआ इसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय तय करें तो ये कौन सा विधि कहलाएगा? उत्पादन विधि। किसी देश में खर्चा कितना हुआ है, खर्चे पर भी निर्भर होता है। होता क्या है, गांव वाला देखते हैं ना, अगर कोई अपने बेटी के शादी में सोच रहा 4 लाख रुपया द्वार पर खाली खर्चा कर दिया तो लोग कहते हैं ना, इसका आय लग रहा है बढ़ गया है। तो आय व्यय के अनुसार भी पता चलता है, लेकिन कंफर्म नहीं पता चलता। ये बड़ा मुश्किल विधि है। हो सकता है खेत बेच के ससुरा कर दिया हो ज्यादा खर्चा का, और इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास जितनी आय है उतनी व्यय भी होता है। मतलब व्यय के हिसाब से उसकी आय को भी हम निर्धारित कर सकते हैं कि उसका आय बढ़ा हुआ है या कम। पिछला बेटी को दहेज में कितना दिया, खैर दहेज देना अपराध है, लेकिन हम एक कंसेप्ट दे रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, लेना देना दोनों अपराध है, लेकिन खैर वो बाहर का
मारिए हो उसको। दहेज लेना अपराध है, कोई मन से दे तो अच्छी बात है। खैर जो भी हो, ये क्या है, ये बाहरी चीज है, आंतरिक कुछ और है। नेता लोग भी तो लेते हैं, जो नियम बनाता है कहता है कि भैया दहेज नहीं लेना चाहिए, उसी के बेटा के शादी में जाके देखिए, है अरबों रुपया खर्च करेगा, अरबों रुपया लेगा, ठीक है, वही चीज है। चलिए तो देखिएगा, हेलो, तो ये तो समझ गए ना, ब्याह विधि समझ गए, इसका पता कैसे लगाता जाता है। जैसे गांव होता है ना, कोई ज्यादा खर्चा कर रहा है तो कहते हैं कि घर में जरूर ज्यादा इनकम बा, समझ गए ना। तो ये है कौन सा विधि, व्यय विधि। अगर आय के अनुसार अगर राष्ट्रीय निकाल रहे हैं तो आय विधि, और उत्पादन, उत्पादन में क्या आएगा, चाहे वस्तु हो या फिर सेवा हो, तो ये कौन सा, उत्पादन विधि, समझ गए। जैसे यहां पर देखिए कह रहा है, राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से या फिर मौद्रिक आय के माध्यम से अगर करते हैं तो इसकी गणना जब उत्पादन के योग द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा गणना किया जा रहा है, उत्पादन द्वारा, उत्पादन के योग द्वारा, तो ये कौन विधि कहलाएगा, सिंपल बात, ये उत्पादन गणना विधि होगा, ठीक है ना। और अगर जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय अगर निकाल रहे हैं, हम किसके आधार पर निकाल रहे हैं, आय के आधार पर, तो आय गणना विधि हो जाएगा, पीछे वाला बात यहां पर दिया है। राष्ट्रीय आय जो है ना, ये राष्ट्र के विकास का सबसे क्या है, आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है। मतलब राष्ट्र विकास किया है कि नहीं किया है, ये सबसे अच्छा क्या है, राष्ट्रीय आय के बेस पर, राष्ट्रीय आय बड़ा मतलब किया है। अब देखिए ये हुआ आय गणना विधि, मतलब इसमें पक्का वहां के देश के जनसंख्या के आय के द्वारा इसका राष्ट्रीय आय निकाला जा रहा है। अगर प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है, चलिए प्राप्त की गई आय, जो आय मिला है उसमें से व्यक्ति क्या है, व्यय भी करता है, तो इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है। अगर व्यय से अगर माप कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की माप किससे कर रहे हैं, व्यय के द्वारा कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया व्यय गणना विधि कही जाएगी। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है कि ना हो, आ रहा है, अब खड़ा हुआ है तो खत्म करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। अगर 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 व्यवसाय गतिविधि द्वारा किया जा रहा है तो व्यवसाय गणना विधि होगा, किसके द्वारा, व्यवसाय द्वारा। मूल्य योग विधि क्या होगा, देश में जितना भी उत्पादन हो उसका मूल्य, मौद्रिक मूल्य लगा लीजिए तब राष्ट्रीय निकालिए, तो क्या हो जाएगा, मूल्य योग विधि हो जाएगा। देखिए ना, अब हार्ड हार्ड है भी तो नहीं, बहुत आसान आसान है। राष्ट्रीय आय पहले चुपचाप समझिए, नहीं समझ में आएगा फिर बोलिएगा, अगर नहीं आया तो बोलिएगा हम वीडियो बंद कर देंगे, लेकिन अगर आ रहा है तो फिर हल्ला नहीं। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई, अब राष्ट्रीय आय गिनना है कितना राष्ट्र में आय हुआ, तो इसमें बहुत सारा कठिनाई है। अब देखिए पाना, इसमें कठिनाई क्या होता है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। अब आंकड़ा को एकत्र करना है पूरे देश भर में, देखिए 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ में से कौन कौन कितना कमाया, इसको क्या करना है, आपको एकत्रित करना इतना आसान है हो, पता चलेगा कोई छूट गया, इसमें से कुछ लोग छूट गए। अब कौन छूट जाएंगे, मान लीजिए कि अभी कहां पर आय गिना जा रहा है, बिहार में, तब तक बिहार के कुछ जनसंख्या यूपी में कमाने गई है, दिल्ली में कमाने गई है। अब दिल्ली में हो रहा है तब तक वहां का जनसंख्या टिकट कटा के बिहार आ गया, तो छूट गया, छूट गया कि नहीं छूट गया, तो ये कठिनाई है कि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय में सबसे पहला कठिनाई होता है उसके आंकड़ों को एकत्र करने में, अलग अलग सबको कलेक्ट करना। बिहार का, बिहार में भी अलग अलग है ना, प्रमंडल, मंडल, अनुमंडल है ना, प्रखंड, पंचायत, गांव, वार्ड, सबका एकत्रित करना है ना जी। तो एक तो उसको एकत्रित करने में समस्या है, दूसरा अब अगर छूटने की संभावना है तो जुड़ने की भी संभावना है। अगर छूटने की संभावना है तो दोहरी गणना की भी संभावना कि 2 बार गिना जाए कोई के। जैसे अभी हम दिल्ली में गणना कर रहे हैं और वहां पर मेरा बेटा है, उसका वहां पर आय लिख लिया गया कि इसका इनकम कितना है, वो आ गया बिहार, छठ में आ गया, तब तक यहां पर अब फिर चालू हो गया। अब एक ही दिन में पूरे भारत भर का तो गिन नहीं, मतलब डाटा एकत्रित कर नहीं पाएंगे, तो तब तक वो क्या हो गया, आ गया 2 दिन बाद छठ है, यहां भी आ गया, यहां भी क्या हुआ, हमसे पूछा गया आपके घर में कहेगा बेटा, कहेगा बेटी, इतना बेटा, उतना बेटी, कितना का कितना इनकम, हम भी लिखवा दिए, डबल हो गया उसका एक दिल्ली में भी जोड़ा गया और कहां जोड़ा गया, बिहार में भी जोड़ा गया। तो दोहरी गणना की भी संभावना बनी रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा कह रहे हैं लोग कि बंद कर, अरे काय नहीं समझ में, जब खड़ा हो जाएंगे तो पूरा समझ में आई। मूल्य के मापने में कठिनाई,
अब मूल्य को मापने के लिए, अब जैसे देखिए, क्या दिल्ली में लौकी का जो दाम होगा या दूध का जो मूल्य होगा, क्या बिहार में भी वही होगा? नहीं ना। तो अब कितना मूल्य रखा जाता है कि एवरेज मूल्य रखा जाता है। मान लीजिए वहां 60 रुपए है, कितना है? 60 रुपए, और यहां पर 50 रुपए है, ठीक है। तो एक इसका एवरेज रख लिया जाएगा बीच वाला, कितना? 55 रुपए प्रति लीटर मान लीजिए। तो एक एवरेज मान के निकाला गया है, तो क्या पूरी तरह से सही होगा? नहीं होगा। मूल्य के मापने में कठिनाई यही चीज है, अलग अलग क्षेत्र में उसका दाम भी अलग अलग हो जाता है, और यही कठिनाई है कि उसका मूल्य कितना तय किया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसलिए इसका एक एवरेज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? किसी भी वस्तु का मूल्य मापने के लिए एवरेज का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग राज्यों में उसकी क्या कीमत है, उस सबको जोड़ के और जितने राज्य में गिने उससे भाग लगा देते हैं, एवरेज दाम उसका निकल जाता है कितना है। तो चलिए, अगर इतना किलो लौकी का उत्पादन हुआ है तो उतना से गुना कर दीजिए एवरेज दाम से। समझ गए ना? आगे देखिए, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या है, विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान पूछेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ावा दे, सीधे देश का विकास हो गया। और अभी तो पढ़े किसी देश के राष्ट्रीय विकास की गणना करने के लिए सबसे विश्वसनीय क्या चीज है? राष्ट्रीय आय। ये बड़ा मतलब पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि राष्ट्र का विकास हुआ। प्रति व्यक्ति आय भी है। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। प्रति व्यक्ति आय, अगर प्रत्येक व्यक्ति कमाए तब ना राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, और राष्ट्रीय व्यक्ति आय बढ़ा मतलब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा। समझ में आया ना? ठीक है। तो ये दोनों क्या राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के विकास के योगदान में बहुत ज्यादा योगदान है। अब कैसे योगदान है समझ गए ना? अगर राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय घट जाए तो राष्ट्रीय आय घटेगी, राष्ट्रीय आय घटेगी मतलब देश का विकास गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और अब आगे देखिए, टॉपिक लीजिए, समझते चलिए, ना समझ में आए तो बोलिए। यहां पर क्या है? विकास की क्रिया बता रहा है। विकास की क्रिया दो तरीके से होती है, एक इधर से तीर जा रहा है और एक इधर से। हालांकि क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं, समझ लीजिए। विकास की क्रिया है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तो आर्थिक विकास तो भी समझा जाएगा। अगर किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है तो भी हम आर्थिक विकास समझेंगे। चलिए, अगर इस देश का, हमारे घर के लोग ज्यादा ज्यादा कमाने लगे तो हम कहेंगे ये घर आगे बढ़ने वाला है, तय है। या फिर हमारे घर का राष्ट्रीय आय ही, मतलब हमारे घर का राष्ट्रीय आय तो नहीं होगा, घरेलू आय ही बढ़ जाए, मतलब पूरा आदमी के मिला के, तो भी तो आर्थिक विकास समझा जाएगा। हाँ भैया, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बढ़ा मतलब क्या बढ़ा? वही तो है। राष्ट्रीय आय बढ़ा मतलब क्या थी? वहां के देश के लोग पक्का ज्यादा कमा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति कमा रहा है। एक के कमाने से थोड़ी ना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। थोड़ा थोड़ा ही कमाए, अगर देश का प्रत्येक जनसंख्या कमाए तो उसका राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा। बाकी सब निकम्मा और 5 लोग खूब ज्यादा कमाए तो कितना होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये नर्स वाला कंसेप्ट यहाँ पर है, पहले ही समझा दिए हैं। एक नर्स है, फ्री में काम कर रही है, तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगी और राष्ट्रीय आय बढ़ेगा भी नहीं। यहाँ पर सारांश से समझ लीजिए, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है? बिहार है। अभी बिहार से कम कौन नहीं है ना, उस समय था, प्रेजेंट टाइम में। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO किसके लिए भैया? राष्ट्रीय आय के लिए। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय के लिए इसी से ना निकलता है। और इसके आकलन में जहां कुल घरेलू उत्पाद 2003 से 4 में नकारात्मक था, माइनस में, GDP क्या था? माइनस में, मतलब पिछला साल जितना उत्पादन हुआ था ना उसका 5% कम हो गया। कम होता है तो माइनस में डूबता है, और अगर इस साल से पिछले साल की अपेक्षा इस साल अगर ज्यादा हुआ तो प्लस में जाता है। वहीं 2004 से 5 के बीच में, 2008 से 9 के बीच में सकारात्मक था, कितना? 11.03%, जो बिहार के विकास का अच्छा संकेत है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और मान्य आंकड़ा है। प्रत्येक देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो उस देश की आय के प्रमाणित आंकड़े को प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय आय ही सर्वाधिक प्रचलित है। राष्ट्रीय आय बढ़ा मतलब बढ़ा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर किसी देश की कुल आय और बटा कुल जनसंख्या। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक प्रयास में सबसे अधिक चर्चित उद्योगपति कौन? दादा भाई नौरोजी। 67 से 68 में कितना रुपया बताए थे? 20 रुपया।
अब बहुत सारे लोग प्रयास किए थे, लेकिन 25 से 29 में सबसे ज्यादा फेमस कौन, किसका रिपोर्ट हुआ था? डॉक्टर VKRB राव। सकल घरेलू उत्पाद प्राय 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय आय की गणना आर्थिक दृष्टि से उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका है। ठीक है ना, मतलब ये अच्छा तरीका है ना राष्ट्रीय आय की गणना करना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सहज तरीका है और सबसे ज्यादा विश्वसनीय भी है किसी देश के आर्थिक विकास का अनुमान लगाने के लिए। राष्ट्रीय आय की गणना में कई कठिनाइयां हैं। आंकड़ों को एकत्र करना, दोहरी गणना की संभावना हो जाना और मूल्य को मापने में बहुत सारी कठिनाइयां होना। आगे, विकास की क्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही आर्थिक विकास की स्थिति संपन्न हो पाती है। विकास की अगर क्रिया करें तो क्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि किसके माध्यम से होता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति बढ़ेगा तभी ना वो बढ़ेगा, और जब ये दोनों बढ़ेगा तो क्या होगा? देश का विकास होगा। चलिए, तो दूसरा चैप्टर होता है समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।